हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम एक नई जर्नी के साथ, नई शुरुआत के साथ चलते हैं। वो है भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल आज शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है पूरे भारत का भूगोल शुरू से लेकर अंत तक किया जाएगा। और ये जो क्लास जो होगी, क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी क्लास 11th का जो एनसीईआरटी का भाग 2 जो है उस पर, तो दोनों को मिलाकर एससीईआरटी और उसके साथ ही जो क्लास जो होगी वो बीपीएससी, जीडी, आर्मी, एनटीपीसी, एनडीए ऑल एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये क्लास बिल्कुल फ़ायदेमंद है। और भारत का भूगोल से सिलेबस हर चीज़ में है और भारत का भूगोल ऐसा कोई भी एग्ज़ाम ना हो जिससे भारत का भूगोल ना पूछता हो। तो ये जो भारत और उसकी स्थिति है, पहली जो चैप्टर है भारत, और जैसी अपनी स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि भारत और उसकी स्थिति, भारत की सामान्य जानकारी से आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो क्लास जो होगी हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है और इससे यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण 100% यहाँ से क्वेश्चन आती हैं। तो शुरू करते हैं भारत के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले आज इंट्रोडक्शन क्लास है, थोड़ा इसके बेसिक जानकारी के बारे में, हम ज्योग्राफी के बारे में हम जानते हैं। देखिए, पहले शुरू का भारत को जानने से पहले हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में, अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि सामान्यतः अगर माना जाता है कि सामान्यतः हम मानते हैं, पहली जो मैप है आप देखिए, पहली जो मैप है इसको हम पहला मैप मानते हैं। तो पहली जो मैप को मानते हैं वो है, तो पहले मानते हैं कि पृथ्वी कैसा है, गोलाकार है, जियोड का आकार है, मानते हैं। तो आप देखे होंगे ग्लोब ऐसा ही है। तो इसमें आप पहले मान लीजिए कि देखिए, इसको ग्लोब को मान लीजिए आप। तो देखिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे एक बात आप बताइए कि अगर पहले अक्षांश देशांतर की जानकारी नहीं थी, मनुष्यों को पृथ्वी के बारे में ज्ञान नहीं थी, ग्रह के बारे में ज्ञान नहीं था, जो नए नए आविष्कार नहीं हो चुके थे, जैसे पुनर्जागरण की 14वीं-15वीं सदी से पहले, तो बड़ा मुश्किल होता था। अगर आप कहिए कि अगर यहाँ पर हो, पृथ्वी के अगर यहाँ इस क्षेत्र पर अगर आप हो और आपको अगर यहीं जाना हो, यहाँ तो आप चल जाएंगे, लेकिन वापस आना बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बहुत बड़ी क्या होगी, समस्या होगी। इन सारी समस्याओं को निदान के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, अक्षांशों का निर्माण किया, कुछ रेखाओं को निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी को पहले क्या हो, फिर जाना कि पृथ्वी का आकार ऐसे है। आप पहले जानते होंगे मध्यकाल में ये जो धारणा थी, मध्यकाल में ये धारणा प्रचलित थी कि पृथ्वी का आकार, पृथ्वी क्या होता है, गोल नहीं चौड़ा होता है। और अंत में जाने पर क्या हो जाता है, खाई में गिरने पर मनुष्य का क्या, खाई में गिरने के बाद अंत हो जाता है। लेकिन हमने जाना कि पुनर्जागरण आई, प्रबोधन आए और धीरे धीरे जाना कि नहीं, पृथ्वी आकार कैसा है, गोल है और इसको अंत में जाने से क्या हो जाता है, और पृथ्वी भी क्या है, एक प्रकार का ग्रह है। कई सिद्धांत आए, वैज्ञानिक है, कई अपने अपने सिद्धांत दिए और पृथ्वी का निर्माण अपने अपने अनुसार उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें अक्षांश रेखा, उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा को इन्होंने बांटा। उन्होंने पृथ्वी पर क्या कुछ अक्षांश रेखाएं को उन्होंने खींची। ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, बल्कि ये काल्पनिक है, वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया गया एक रेखा है, ताकि आसानी हो पृथ्वी को जानने के बारे में और जानने में क्या हो, आसानी हो। तो उन्होंने ऐसे अक्षांशों के रूप में बदला और इस चिन्ह को नाम दे दिया गया, क्या दिया नाम, इसको नाम दे दिया गया अक्षांश। इसका जो नाम दिया गया, क्या दिया, अक्षांश दिया, ठीक। और दूसरी जो मैप हो आप देखिए, यह अक्षांश दिया गया। और दूसरी ये जो मैप है आप देखिए इसके बारे में, तो ये ग्लोब है और उसको क्या किया, इसको ऐसे मिलाने में देशांतर रेखाओं का क्या हुआ, आविष्कार किया गया, देशांतर रेखाओं। तो ये अक्षांश का, और ये क्या है, इसको क्या, कौन सी रेखा कहते हैं, इसको देशांतर कहा जाता है। आसानी हो
इसलिए इसे जानने में आसानी हो। अक्षांश देशांतर में क्या है, इसको बांटा गया। आप इसको अगर अक्षांश को यहाँ पर आप देखिए, इसको लिख देते हैं, देखिए ऐसे अक्षांश को अगर इसको काट देते हैं तो देखिए बिल्कुल पृथ्वी का आकार, आप ग्लोब देखे होंगे, पूरे ग्लोब का आकार हो गया। पूरा ग्लोब आप देखते होंगे तो ग्लोब ऐसा ही होगा। ये कोई चिन्ह प्रकृति द्वारा नहीं दिया गया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, आविष्कार किया ताकि इसको जानने के लिए, पढ़ने में क्या आसानी हो, जानने में क्या हो, आसानी हो। जो समस्याएं आ रही उसके निदानों के लिए उन्होंने ऐसी चीज़ों का क्या निर्माण किया। तो अक्षांश देशांतर आप समझ गए। अक्षांश से भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि ये जो इसको माना है, आप जानिए कि इसको माना है विषुवत रेखा बीच वाले को, 0 डिग्री या विषुवत रेखा हम समझाते हैं। उसके बाद पहले देखिए अक्षांश देशांतर के बारे में आप जानिए कि अक्षांश रेखाओं से ध्रुव की ओर जाते हुए अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कमती है या बढ़ती है। तो आप देखिए कि लंबाई क्या हो रही है, कम रही है। ऊपर जाने पर भी कम रही है, नीचे जाने पर भी कम रही है। लेकिन देशांतर को देखिए, लंबाई बिल्कुल सेम है, लंबाई इसका नहीं, कमती नहीं है। तो देखिए केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक, केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और जो सीधी लाइन में रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, हम देशांतर कहते हैं। और अक्षांश देशांतर क्यों स्थापित किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, क्या जरूरत पड़ी अक्षांश देशांतर के बारे में आप समझ गए। कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, कैसे जानकारी हुआ, धीरे धीरे आप फिजिकल भूगोल में आप जानेंगे। अभी आप समझिए अक्षांश देशांतर की बेसिक बात है वो। तो देखिए ये अक्षांश और देशांतर के बारे में आप बिल्कुल समझ गए। अब जो तीसरी जो मैप है वो देखिए, तीसरी जो चीज़ है वो आप देखिए, ये है पृथ्वी। ठीक, ये ग्लोब है। और ग्लोब को उन्होंने क्या किया है, एक बीच में एक क्या माना है, एक बीच में एक लाइन खींचा है, एक अक्षांश रेखा खींचा है और इसका नाम दिया है 0 डिग्री या विषुवत रेखा। क्या नाम दिया दोस्तों, 0 डिग्री या विषुवत रेखा या कहिए या भूमध्य सागर कहिए। तो बीच वाले जगह को क्या कहा है, विषुवत रेखा कहा है। विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आप समझ गए कि ये जो अक्षांश विषुवत रेखा भी एक प्रकार का अक्षांश रेखा है। तो इसको क्या माना है, विषुवत रेखा या भूमध्य सागर या 0 डिग्री अक्षांश, इसको या इक्वेटर माना है, इसको माना है। ठीक, अब देखिए, अब जानते हैं, अब इसके एक और ऊपर अक्षांश रेखा को इन्होंने क्या माना है, इसको दिया है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। और इसको नाम दिया गया है क्या, कर्क रेखा। ठीक, समझ गए कि 23.5 डिग्री को उत्तर वाले को कर्क रेखा और नीचे वालों को इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया, इसको भी 23.5 डिग्री और इसको कहा गया है मकर रेखा। समझ गए। अब उसके बाद ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर भी क्या है, 66.5 डिग्री और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री। इसको मिटा देते हैं, 66.5 डिग्री, इसको का आर्कटिक, इसको अटलांटिक। ठीक, और इसको कहा गया है ध्रुव और इसको भी कहा गया है क्या, ध्रुव कहा गया है 90 डिग्री पर। तो इसको जानिए। अब जानते हैं, ये तो समझ गए आप कि बीच वाले देशांतर रेखा को क्या, बीच वाले जो अक्षांश रेखा को क्या कहा गया है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। उसके ऊपर वालों को कहा गया है कर्क रेखा, फिर नीचे वालों को कहा गया मकर रेखा, फिर ऊपर वालों को आर्कटिक रेखा, उसके बाद भी अटलांटिक, ऊपर वालों को ध्रुव और नीचे वालों को ध्रुव। अब देखिए, आप जानते होंगे कि ये जो मैप है, ये जो मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई स्थान है बीच में, तो आप मानते हैं कि ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, उत्तर। आप मैप में हमेशा ऊपर वाले को उत्तर मानिए, नीचे वाले को क्या मानेंगे आप, दक्षिण, और दाहिने हाथ वाले को पूर्व माना जाता है और इधर वाले को पश्चिम, इसको माना जाता है। ये तो समझते होंगे। आप मैप जानते होंगे कि दिशा कितना होता है, 10 दिशा होता है और मुख्य दिशा क्या होता है, 4 दिशा होता है। अगर दिशा के बारे में आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देते, बताते हैं। देखिए, इसको देख लीजिए, दिशा जो होता है वो 10 दिशा होता है। देखिए, दस दिशा होता है।
एक ऊपर वाले को कहा जाता है उत्तर, नीचे वाले, अब ऊपर वाले को उत्तर कहा जाता है तो नीचे वाले को क्या कहा जाएगा, दक्षिण। और दाहिने हाथ ये है तो इसको कहा जाता है पूरब, और बाएं हाथ वाले को क्या कहा जाता है, पश्चिम। तो ये क्या है, चार वो क्या है, मुख्य दिशा है। अब देखिए रीजनिंग में आप पढ़े होंगे कि इधर वाले जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व। क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तर पूर्व, ठीक। और ये वाले जो स्थान है उसको कहा जाता है क्या, दक्षिण पूर्व। और इस वाले स्थान को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम। और इस वाले स्थान को कहा जाता है उत्तर पश्चिम। और एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। तो 10 दिशा कितने होते हैं, 10। और मुख्य दिशा पूछे तो आपको कहेगा 4, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो मैप में उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा, और दक्षिण कहाँ होगा, नीचे होगा। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और सुनिए दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ में अगर नोट भी नहीं करते तो पहले एक बार समझ लीजिए। समझ लेने के बाद का आप समझ लीजिएगा तो आप कोई भी किताब से पढ़ सकते हैं। और ऐसे समझाना किसी वीडियो में नहीं समझा होगा। और पूरी ये क्लास जो होगी पूरी जर्नी तक चलेगी, पूरी लास्ट तक चलेगी और पूरी तरह खत्म कर देगी। तो इसका जो नोट्स है, आपको हर क्लास का नोट्स जो होगा वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिया वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। अब अगर आप क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दे। और दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा व्यूअर आएगा, जितना ज़्यादा लाइक होगा, उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप कृपया चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लिंक भी PDF से आसानी से मिल जाएगा। और एग्ज़ाम में बहुत बड़ी जो समस्या रहती है वो आपको निदान हो जाएगा ज्योग्राफी में। देखिए, तो आप क्या कीजिए, इसको PDF डाउनलोड कर दिया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो दिशा आप समझ गए, तो दिशा आप समझ गए। अब तो इसको मिटा देते हैं। देखिए, ये दिशा तो आप जानेंगे कि ऊपर वाले को क्या कहेंगे, उत्तर, और नीचे वाले को दक्षिणी। तो हम कहेंगे ऊपर वालों का कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे वालों का कहा जाता है नीचे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक। अब जानेंगे तो कितना पढ़े, 9वीं पढ़े। तो बीच वालों को क्या कहेंगे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके ऊपर वालों को क्या कहेंगे, कर्क रेखा। नीचे वालों को मकर रेखा, फिर आर्कटिक और फिर अटलांटिक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये आप समझ गए। तो देखिए सीधा सी मतलब है, पृथ्वी है तो ऊपर वालों को उत्तरी ध्रुव, नीचे वालों को दक्षिणी ध्रुव। ये समझ गए। ऐसे अगर सीधा रेखा पड़ गया तो क्या है, अक्षांश है। अगर ऐसे हो गया रेखा तो क्या है, देशांतर है। ये बिल्कुल आप 4 पॉइंट को समझ गए। दिशा 5 पॉइंट आप समझ गए। देखिए, इसके बारे में आप समझ गए। आप जानते हैं, आप तो ये जानते ही होंगे कि पृथ्वी क्या है, गोल है और सूरज के चारों क्या परिक्रमण करता है, ठीक। ये तो आप समझते ही होंगे। तो ये है। अब इसको हटा देते हैं। देखिए, ये हो गया। और अगर हम इसको ऐसे अगर कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, इसको आधा बार उधर क्या होगा, पूर्वी देशांतर, और इन्हें हो गया क्या, पश्चिमी देशांतर। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर, और इसको कहेंगे पश्चिमी देशांतर। तो ये समझ गए कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक। ये समझ गए। अब देखिए इसमें ग्लोब हो गया। ग्लोब कैसे हुआ, और अक्षांश देशांतर, ये जो रेखा है, कर्क, ये सब जो रेखा है आप समझ गए। आप अक्षांश देशांतर, दिशा, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, इतना चीज़ों के बारे में आप पूरा आपको जानकारी हो गई। अब बताइए कि भारत का स्थान कहाँ है। तो भारत का स्थान कहाँ है, यहाँ है, सॉरी यहाँ है भारत का स्थान। तो भारत का स्थान कहाँ है दोस्तों, भारत का स्थान यहाँ है। भारत का स्थान क्या है, बीचों बीच क्या निकलता है, नहीं यहाँ, सॉरी, भारत का स्थान यहाँ है, ठीक।
तो भारत का स्थान जानते हैं कि कर्क रेखा से क्या होती है, भारत बीचों बीच जो होते हैं कर्क रेखा को क्या है, काटती है। तो पूरी भारत का जो स्थिति है, ये जो पूरी इंडिया जो है, भारत जो आपको दिखाई दे रहा है, वो भारत कहाँ है, यहाँ पर है, जो बीचों बीच क्या है, कर्क रेखा को क्या करती है, काटती है। तो अब बताइए कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है। तो देखिए कि भारत की जो स्थिति ग्लोब पर कहाँ है, तो आप देखिएगा, इसको क्या कीजिए, आप पृथ्वी को 4 भागों में बांट दीजिए। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव में है या दक्षिणी ध्रुव में है, सॉरी यहाँ पर देखिए, ये तो उत्तरी ध्रुव हुआ, दक्षिणी ध्रुव हुआ, ठीक। और देखिए ये एक और मैप देखिए, सॉरी एक और मैप देखिए आप, ये जो पृथ्वी है इसको, तो इसको आधे वाले भाग को ऊपर वाले कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और निचले वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, समझ गए। तो देखिए ये कैमा मैप है, 5वां मैप है। आपने पहले जाना दिशा के बारे में, अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में जाना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बारे में जाना, रेखा के बारे में जाना, और गोलार्ध के बारे में देखिए। तो पृथ्वी का आधा भाग जो कटा है, तो आधा भाग क्या है, आधा भाग क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और आधा भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। अब बताइए कि भारत की स्थिति कहाँ है, यहाँ भारत की स्थिति है, तो हम भारत को बीचों बीच काट देते हैं। तो बताइए कि भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, तो हम भारत की स्थिति के अगर हम बात करेंगे कि भारत ग्लोब पर कहाँ है, तो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो लिखेंगे हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए, अब इसको हम बांट लेते हैं कि देशांतर या पश्चिमी देशांतर या पूर्वी देशांतर में है। तो क्या है, पूर्वी देशांतर में है, तो उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। तो आपने जाना कि भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत की जो स्थिति है। समझ गए। आप मैप बना लिए होंगे, हम अफसोस से मैप बनाए, अगर नहीं तो वीडियो को पीछे करके और उसको क्या कीजिए, मैप को बना लीजिए। तो हम एक बार इसको फिर से एक बार देख लेते। देखिए ये आप एक बड़ा सा पृथ्वी बनाइए, पृथ्वी हो गया, इसको आधे भागों को काटिए, ठीक। आधे से ऊपर वालों को लिखिए, क्या आप लिखिए, उत्तरी गोलार्ध। आधे से नीचे भाग को लिखिए दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब इसको सीधी लाइन पार दीजिए, सीधी लाइन खींचिए। तो सीधी लाइन वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, ठीक। अब देखिए केंद्र को इसको मिला दीजिए आप, केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, लाल वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर हो गया। अब ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तर, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिण। इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, पूर्व, और इसको क्या कहते हैं, पश्चिम। तो देखिए आपको अक्षांश के बारे में पृथ्वी के बारे में जानकारी हो गया, अक्षांश के बारे में जानकारी हो गया, देशांतर के बारे में आपको जानकारी हो गई, दिशा के बारे में जानकारी हो गई, गोलार्ध के बारे में आपको दिशा जानकारी हो गई। अब उसके बाद जो बीच वाले स्थान है उसको कह दीजिए क्या, 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके बाद को क्या कर दीजिए, 23.5 डिग्री। फिर नीचे वाले को 23.5 डिग्री कर दीजिए, फिर कर दीजिए 66.5 डिग्री, फिर आप कर दीजिए 66 डिग्री, और फिर 90 डिग्री, और फिर 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर हो गया उत्तरी ध्रुव, और नीचे कर दीजिए आप दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के बारे में हमने इतना सारे चीज, हमने बेसिक जो जानकारी हमने प्राप्त यहाँ पर किया कि अब भारत की, इसके कारण भारत कहाँ है, तो भारत यहाँ 23.5 डिग्री के बीचों बीच में है। तो क्या भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। तो हमने जाना भारत की। अब देखिए इतना चीज जो क्या है, बेसिक ज्ञान है ज्योग्राफी का,
अब इतना ही जानेंगे। अब यहाँ शुरू करेंगे भारत के बारे में। तो देखिए अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कितना बनेगा से देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो देशांतर कहते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो अक्षांश को है जो ध्रुव की ओर जाते हुए, तो उसकी जो लंबाई कम घटती है या बढ़ती है, तो क्या है, सीधा सी मतलब है कि यहाँ कितना ज़्यादा लंबा है और यहाँ कितना ज़्यादा चौड़ा हो, कम चौड़ा हो गया तो घटती है। 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक, भारत कौन सी रेखा को बीचों बीच काटती है, कर्क रेखा को काटती है। आपको 3 क्वेश्चन हुआ है कंप्लीट। भारत की स्थिति कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है। 4 क्वेश्चन आपको हुआ कंप्लीट। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाते हैं। आप इसको मैप को एकदम बढ़िया तरीके से मैप को क्या कीजिए, बना लीजिए। तो यहाँ पर भारत की जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब भारत के बारे में आते हैं, भारत का भूगोल के बारे में अब विस्तृत रूप से जानते हैं। अब आ जाते हैं भारत के भूगोल के बारे में अब शुरू करते हैं। तो कृपया चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर कर देना है, और लिंक तो यहाँ पर मिल ही जाएगा आपको पीडीएफ के द्वारा से। क्लियर। तो देखिए अब भारत के बारे में हम जानते हैं, और यहाँ से ये सारी क्वेश्चन में, इस सारी एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन हम ले आते हैं। और बस क्लास 9 वाले से ये रिक्वेस्ट है कि इसको क्या कीजिए, आपको सब्जेक्टिव बनाना होगा तो सब्जेक्टिव के लिए आप टेलीग्राम पर क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिए। आपको टेलीग्राम से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे बना दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं भारत। आप भारत को देखिए, तो भारत से तो परिचय हो गया कि भारत की स्थिति कहाँ है। आप बोलिए कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत की स्थिति हमने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। हमने जाना भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। अब देखिए कितनी, तो लास्ट जो देखिए अचानक से 6 डिग्री कितना है भारत का, जो कहेगा कि संपूर्ण भारत का जो कितना अक्षांश के बीच में है, तो है 6 डिग्री 45 सेकेंड। 6 डिग्री 45 क्या है, दक्षिण में, उत्तर में पूछेगा था कितना, 37 डिग्री 6 सेकेंड। 37 डिग्री 6 सेकेंड से लेकर कितना, 6 डिग्री 45 सेकेंड। अगर आपको पश्चिम में क्या है तो 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड तक। तो ये को हो गए कितना भारत का जो अक्षांश और देशांतर का कितना अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 37 डिग्री 6 सेकेंड से लेकर 8 डिग्री 4 सेकेंड तक, और 97 डिग्री 25 इतना से लेकर इतना तक है। तो ये भारत का क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत की ये है। हम देखें ना कि भारत ग्लोब पर आखिर है कहाँ, भारत जो है भूगोल पर ग्लोब पर है कहाँ, तो देखिए भारत का जो क्या है अक्षांशीय और देशांतरीय विकास विस्तार ये है। और भारत के बीचों बीच से एक जो रेखा काटती है वो कौन सी रेखा होती है, वो कौन सी रेखा है, तो भारत के बीच से बीच रेखा काटने वाली वो रेखा है कर्क रेखा। भारत की जो बीच से जो रेखा काटने वाली कौन सा रेखा है, कर्क रेखा है। और कर्क रेखा आप जानते होंगे कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से क्या करती है, गुजरती है। और इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद कर लीजिए, मित्र पर गमछा ध्यान। तो देखिए म से देखिए, आप याद है कि मैप पर देखिए महाराष्ट्र बिल्कुल यही है, तो महाराष्ट्र नहीं है। आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए दे देगा कि महाराष्ट्र है, नहीं महाराष्ट्र नहीं है। म से क्या हो जाएगा, मिजोरम। त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से एमपी मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़,
झारखंड और राजस्थान। तो देखिए जो कर्क रेखा भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी दिशा, आपको याद ही हो गई होगी। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है कितनी, 8 राज्यों से। और मित्र प्रगम चाहे इसको 5-6 में भूलिएगा तो क्या हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। और सबसे कम जो विस्तार है वो कहाँ है, वो कहाँ है, राजस्थान में सबसे कम विस्तार है, सबसे कम राजस्थान में। ये कर्क रेखा वाले नहीं है, बस ये लंबाई वाले हैं, ठीक। तो और सबसे अधिक कहाँ है, एमपी में सबसे अधिक क्या करती है, इसको गुजरती है। तो आप देख लीजिए कर्क रेखा 8 राज्यों से पूछ देगा आपको, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन राज्यों से नहीं गुजरती आपको ऑप्शन में दे देगा, और आप 8 को याद रखिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और ग्रुप डी में बिल्कुल यही पूछेगा, ठीक। तो हो गया, ऐसी स्थिति हो गई। अब आगे इसको देखते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आप इसको देख लिए, ठीक। 3 चीज आपने देखा। अब देखिए, अब देखते हैं कि भारत जो है, ये जो भारत है, इंडिया, भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें तो कैमा देश है, 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। और इस क्षेत्रफल के अनुसार कैमा देश है, 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या के अनुसार देखें तो ये क्या है, दूसरा बड़ा देश है। कितना है, दूसरा। ये कैमा, लेकिन ये जनगणना 2011 के अनुसार है, न कि 2021 में आने वाली जो होगा उसका बदल भी सकते हैं, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो देखा, भारत का 7वां बड़ा देश है और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कितना स्थान रखता है, तो वो है 2.43% भारत का है। और कितना जनसंख्या है, इतना क्षेत्र में कितना जनसंख्या वो रखे हुए हैं, तो वो रखा हुआ है 17.5% जनसंख्या को वो क्या हुआ है, रखे हुए। मात्र 2.43% में 17 विश्व के 5% जनता क्या है, जनसंख्या क्या है, भारत में है। तो देखिए क्या, आप क्वेश्चन नहीं, भारत का उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। तो 8 राज्यों से देख लिए, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, सबसे कम राजस्थान से। विश्व का सबसे बड़ा 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार से, जनसंख्या के अनुसार दूसरा, वो भी जनगणना 2011 के अनुसार। भारत का जो क्षेत्रफल के अनुसार जो स्थिति है विश्व में 2.43% है। और कितना जनसंख्या को बनाए हुए हैं, 17.5% जनता को भारत में निवास है, ठीक। तो इतना हमने जाना। अब इसको देख लेते हैं, आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब आगे इसको लिखते हैं। 7वां बड़ा देश है तो भाई 6 देश तो होगा जो भारत से बड़ा होगा। तो देखते हैं, पहला क्या है, रूस है। उसके बाद क्या है, कनाडा है। उसके बाद चीन है। उसके बाद यूएसए है। उसके बाद ब्राजील है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद भारत है। और उसके बाद है एक और भारत है उसके बाद। चलिए, तो ये है 7 बड़ा देश है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो चलिए, 7वां बड़ा देश है, हमने इतना चीज के बारे में हमने जाना। अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है कितना है, देखिए भारत की जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है, ठीक। कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार जो है वह देखिए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो विस्तार है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको सीधा से पूछ देगा कोई भी एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की कितनी भौगोलिक जो विस्तार है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर। आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा ही तो आएगा।
अब बोलेगा कि सबसे भारत की जो उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल है। देखिए उत्तरी बिंदु आप याद कीजिए, उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कॉल, ठीक, इंदिरा कॉल है। अगर पूछ और क्या दक्षिणी जो बिंदु है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है या पार्सन पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु कौन है, दक्षिणी जो बिंदु है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है, इसे पार्सन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। पूर्वी कहेगा, अगर पूर्वी अगर बिंदु पूछे आपसे तो पूर्वी क्या है, बलांगू है। बलांगू कहाँ है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या नाम से जाना जाता था, नेफा। क्या नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जानते थे। और वही पूछेगा कि भारत की जो पश्चिमी जो विस्तार है कहाँ है, सरक्रिक है, जिसे गौ माता भी कहा जाता है। तो देखिए कि जो पश्चिमी जो बिंदु है वो क्या है, सरक्रिक, इसे गौ माता भी कहा जाता है। ठीक, तो देख लिए हमने देखा कि भारत की जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है 32 से 14 किलोमीटर है। पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर पूरब तक जो विस्तार है 2933 किलोमीटर है। उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता है। पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, बलांगू कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और दक्षिणी बिंदु का कहते हैं, सरकी कहते हैं, गौ माता कहते हैं, जो कहाँ है, गुजरात में है। और ऐसा क्वेश्चन देखिए बार बार एग्जाम में पूछता है भारत के बारे में। अब आगे हम देख लेते हैं कि इंदिरा कॉल के बारे में आप जानते होंगे कि कुछ क्षेत्रों को जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तानों ने कब्जा कर चुका है, तो उसको हम क्या कहते हैं, LOC। क्या कहा जाता है, LOC। तो कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसको कहा जाता है LOC। और कुछ क्षेत्रों को क्या किया है, चीन ने भी कब्जा कर रखा है, जिसे कहा जाता है LAC। LAC जिसे अक्साई चीन भी कहा जाता है। तो चलिए इतना चीज़ों के बारे में हमने इस लेक्चर में जाना। अब आगे हम पार्ट 2 में जानेंगे कि अब आगे की जो बचा भारत की जो भौगोलिक जो सीमा बची है और कुछ इसमें जो फैक्ट बचे वो हम अगले लेक्चर में हम जानेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप नए हो तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।